गेटिंग वेल्दी और स्टेइंग वेल्दी। दोस्तों, आज के दौर में अगर देखा जाए तो पैसा कमाना सबसे आसान है। आप इस डिजिटल एरा में सोशल मीडिया के थ्रू पैसे कमा सकते हैं। आप अपना यूट्यूब चैनल बनाकर पैसे कमा सकते हैं। इंस्टाग्राम या फेसबुक पर पोस्ट अपलोड करके पैसे कमा सकते हैं, या फिर अमेजोन या शॉपिंग ऐप पर प्रोडक्ट बेचकर पैसे कमा सकते हैं। यानी आज के इस टाइम में पैसे कमाने के ऑप्शंस बहुत सारे हैं। जितना आज के दौर में पैसा कमाना आसान है, उतना ही इसे बचाना मुश्किल है। वेल्दी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वेल्दी बने रहना बहुत ही डिफिकल्ट है। चलिए इस बात को हम एक केस स्टडी के थ्रू डीपली समझते हैं। जेस लिवरमोर, जिनका जन्म 1877 में हुआ था, इन्हें अपने दौर का ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर माना जाता था, और ये उस टाइम प्रोफेशनल इन्वेस्टर बन गए थे जब इन्वेस्टिंग के बारे में कोई ज्यादा जानता तक नहीं था। सिर्फ 30 साल की उम्र में ही लिवरमोर ने $100 मिलियन की नेटवर्थ बना ली थी। 1929 के दौरान लिवरमोर स्टॉक मार्केट की दुनिया में जाना पहचाना नाम बन गए थे, और उसी दौरान स्टॉक मार्केट भी बुरी तरह से क्रैश हो गई थी, जिसकी वजह से इकोनॉमी डिप्रेशन में चली गई थी। अक्टूबर 1929 तक स्टॉक मार्केट की हालत और ख़राब हो गई। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स और स्पेकुलेटर्स ज़बरदस्त फाइनेंशियल लॉस में आ गए थे, और जिसकी वजह से कई इन्वेस्टर्स और स्पेकुलेटर्स सुसाइड करने लगे थे। लिवरमोर की वाइफ डोरा दी इन्वेस्टर्स के सुसाइड करने के इंसिडेंट से काफ़ी परेशान थी, और एक दिन लिवरमोर घर काफ़ी देर में पहुंचे। घर देर में पहुंचने की वजह से लिवरमोर की वाइफ डोराथी काफ़ी परेशान हो गई थी, लेकिन लिवरमोर को देखकर उन्हें सुकून मिला, और उन्होंने लिवरमोर को अपने परेशान होने की वजह बताई। तो उन्होंने उन्हें बताया कि इस स्टॉक मार्केट के क्रैश में उन्हें बहुत फ़ायदा पहुंचा है, और लिवरमोर ने सिर्फ एक ही दिन में कई मिलियन डॉलर कमा लिए थे। लिवरमोर ने वाइफ डोराथी से ये भी कहा कि हम वेल्दी ही रहेंगे हमेशा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जहां लिवरमोर की फैमिली खुश थी, वहीं एक और फैमिली जो उस दिन खुश नहीं थी, अब्राहम जर्मेंस्की की फैमिली। अब्राहम एक मल्टी मिलेनियर्स रियल एस्टेट डेवलपर थे, जिन्होंने 1920 की इकोनॉमी के बढ़ने के दौरान रियल एस्टेट के थ्रू जमकर पैसे कमाए थे, और उसी दौरान स्टॉक मार्केट भी काफ़ी बूम पर थी, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए स्टॉक मार्केट से भी काफ़ी सारे पैसे कमाए थे। 1929 के मार्केट क्रैश के दौरान जब ज़्यादातर इन्वेस्टर्स और स्पेकुलेटर्स सुसाइड कर रहे थे, तो उसी दौरान जर्मेंस्की की वाइफ को भी टेंशन होने लगी, और जब एक रात उनके वो घर नहीं पहुंचे तो उनकी वाइफ ने पुलिस में मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज करा दी, और अगले दिन इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जर्मेंस्की ने भी बाकी इन्वेस्टर्स की ही तरह सुसाइड कर ली है। इत्तेफाक देखिए कि 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश ने एक को दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया था, और दूसरे को इतना नुकसान पहुंचाया कि उसे सुसाइड करने पर मजबूर होना पड़ा। 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश की वजह से लिवरमोर दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक बन गए थे। वहीं इसी क्रैश ने रिचेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर जर्मेंस्की की जान ले ली थी। 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश से कमाए पैसे ने लिवरमोर के अंदर कॉन्फिडेंस भर दिया था, जिसकी वजह से वो स्टॉक मार्केट में ज्यादा से ज्यादा बेट लगाने लगा था। ठीक 4 साल बाद यानी 1933 में लिवरमोर ने भी सुसाइड कर ली थी, क्योंकि लिवरमोर ने स्टॉक मार्केट में इतना पैसा लगा लिया था कि उसे बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया था। लिवरमोर और जर्मेंस्की दोनों की डेथ पीरियड अलग अलग था, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन थी। दोनों थे वेल्दी, लेकिन वेल्दी बनकर रह नहीं पाए, यानी दोनों ने ही पैसे कमाए लेकिन पैसे को बचा नहीं पाए। ऑथर कहते हैं कि पैसे कमाने के लिए आपको रिस्क लेना होता है, आपको होपफुल और ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है, और पैसे कमाने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है। लेकिन कमाए हुए पैसे को बचाने के लिए आपको रिस्क से बचना होता है, अपने अंदर ह्यूमिलिटी रखनी होती है। इसके अलावा आपके अंदर डर भी होना चाहिए। आपके अंदर ये डर होना चाहिए कि आपने इतनी मेहनत करके जो पैसे कमाए हैं वो कभी भी खत्म हो सकते हैं, आपको कभी भी नुकसान हो सकता है। ज्यादातर वेल्दी लोग इसी माइंडसेट के साथ चलते हैं, और शायद इसलिए जितने भी वेल्दी लोग हैं वो बिल्कुल सिंपल लाइफ जीते हैं और अपने पैसे को बिल्कुल सोच समझ कर खर्च करते हैं। वेंचर कैपिटल फर्म
सेकोया कैपिटल के हेड माइकल मोरिट्ज से जब पूछा गया कि वो अभी तक मार्केट में किस तरह से बने हुए हैं, उनकी कंपनी का अभी तक मार्केट में लगातार टिके रहने का रीजन क्या है, इसका जवाब देते हुए माइकल ने कहा कि डर डर की वजह से ही वो आज सेक्वा कैपिटल अभी तक टिकी हुई है। मोरिट्स का ये मानना है कि उन्हें ये डर रहता है कि अगर आज उन्होंने पैसे कमाए तो ज़रूरी नहीं है कि कल भी उसी तरह वो पैसे कमा पाएंगे। अगर आज उनके साथ चीज़ें अच्छी हो रही हैं तो ज़रूरी नहीं है कि कल भी सब चीज़ें उनके साथ अच्छी ही हों। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे अंदर अगर सर्वाइवल का डर नहीं होगा तो शायद हम ज़्यादा दिनों तक वेल्दी नहीं रह पाएंगे। ऑथर के हिसाब से वेल्दी बने रहने के लिए हमें अपने अंदर सर्वाइवल माइंडसेट रखना होगा, और इसे आप 3 तरीके से देख सकते हैं। पहला यह है कि आपको ये सोचना होगा कि आप फाइनेंशियली अनब्रेकेबल हैं। अगर आप फाइनेंशियली अनब्रेकेबल हैं तो आपको हमेशा बड़ा रिटर्न मिलेगा, और आपको बड़ा रिटर्न तभी मिल पाएगा जब आप लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव कर पाएंगे। दूसरा यह है कि आपको प्लानिंग बनाकर चलना होगा। जी हाँ, सर्वाइवल माइंडसेट रखने के लिए प्लानिंग करना बेहद ज़रूरी है। एक प्लान तभी यूज़फुल होगा जब ये रियलिटी सर्वाइव कर जाए। तीसरा यह है कि आपको ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी रखनी होगी। जब आप ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी रखते हैं तो आपके अंदर सर्वाइवल माइंडसेट आने लगता है। ऑप्टिमिस्टिक होने पर आपके अंदर बिलीफ भी आता है कि आप कैसी भी सिचुएशन में सर्वाइव कर लेंगे। हमेशा ये ध्यान रखें कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, बल्कि उस पैसे को बचाए रखना मुश्किल है। इसलिए जब आप पैसे कमा लें तो आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि उस पैसे को कैसे बचाएं, और आप पैसे बचाकर ही पैसे को अपनी ओर तेजी से अट्रैक्ट कर सकते हैं। टेल्स यू विन। दोस्तों, हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को करते रहते हैं और बहुत सारे प्लान बनाते रहते हैं, लेकिन इनमें से कुछ प्लान सक्सेसफुल होते हैं और कुछ प्लान में हमें फेलियर मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं तो हम सिर्फ उसकी सक्सेस के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि उस सक्सेस को पाने के लिए वो इंसान कितनी बार फेल हुआ होगा। हॉलीवुड के मशहूर एक्टर ब्रैड पिट को 30 साल लगातार काम करने के बाद स्टार गिल्ड बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। टाइटैनिक के हीरो लियोनार्डो डिकैप्रियो को बेस्ट एक्टर के लिए ऑस्कर नॉमिनेशन 5 बार मिला, लेकिन जीता उन्होंने एक ही बार। हमें नहीं पता कि हम जिस भी काम को कर रहे हैं उसमें हमें कितनी सक्सेस मिलेगी। कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें हम कामयाब होते हैं, तो कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिनमें हम फेल हो जाते हैं। बिजनेस और इन्वेस्टिंग में चीज़ें इसी तरह से काम करती हैं। आप जितने भी इन्वेस्टर्स को देखेंगे उन्हें सक्सेस से ज़्यादा फेलियर मिली होगी, और वो इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करते हैं। वो ये मानकर चलते हैं कि उन्हें फेलियर ज़्यादा मिलेगी, लेकिन उनकी नज़र मेजॉरिटी आउटकम पर होती है। यानी उनके मन में कहीं ना कहीं ये चलता है कि सक्सेस होने पर उन्हें क्या मिलेगा। अगर ब्रैड पिट शुरू में अवार्ड ना मिलने की वजह से एक्टिंग छोड़ देते तो क्या वो इतने पॉपुलर एक्टर होते, और क्या उन्हें 30 साल के बाद बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता? ब्रैड पिट को ये समझ आ गया था कि आपके कुछ प्रोजेक्ट चलते हैं और कुछ नहीं, लेकिन आपको लगातार काम करते रहना चाहिए। आपको अपने एम की ओर लगातार बढ़ते रहना चाहिए। आपको टेल के बारे में सोचना चाहिए, यानी एंड रिजल्ट के बारे में सोचना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि आप अपने आसपास जो भी प्रॉफिटेबल, फेमस और इन्फ्लुएंशियल चीज़ों को देखते हैं वो टेल इवेंट का ही नतीजा होता है। यानी उस चीज़ को अचीव करने के लिए लाखों एफर्ट्स किए जाएंगे। जब हम अपना फोकस टेल इवेंट पर करने लगते हैं तो हमारे सामने कोई भी ऑब्स्टिकल या कोई भी परेशानी आ जाए, हमें अपना मनचाहा रिजल्ट मिल ही जाता है। और टेल इवेंट पर फोकस करके हमें यह भी समझ में आने लगता है कि यह कितना रेयर और पावरफुल है। टेल एंड ड्रिवन आपको कई सारी कंपनीज भी मिलेंगी, और टेल एंड ड्रिवन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोई भी वेंचर कैपिटल फर्म। अक्सर वेंचर कैपिटल फर्म नए नए स्टार्टअप को फंडिंग करती है। एक वेंचर कैपिटल फर्म नॉर्मली 40 से 50 स्टार्टअप को फंडिंग देती है, और उस वेंचर कैपिटल को ये भी मालूम होता है कि इस 40 से 50 स्टार्टअप में आधे से ज़्यादा स्टार्टअप फेल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें यह भी मालूम होता है कि एटलीस्ट 10 स्टार्टअप तो चलेंगे ही, और उन 10 में से 2 या 3 स्टार्टअप ऐसे होंगे जो उनके लिए बोनांजा ऑफर की तरह होंगे, यानी उनका रिटर्न 100% से भी ज़्यादा होगा। और वेंचर कैपिटल
उन्हीं 2 या 3 स्टार्टअप से अपने पूरे इन्वेस्ट किए हुए पैसे को प्रॉफिट समेत वापस ले लेती है। इसी तरह जब कोई इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो बनाता है तो उसे भी ये मालूम होता है कि पोर्टफोलियो में शामिल हर स्टॉक उसे अच्छा रिटर्न नहीं देगा, लेकिन पोर्टफोलियो में शामिल 1-2 स्टॉक ऐसे होंगे जो पूरे पोर्टफोलियो का प्रॉफिट कवर करके दे देंगे। ऑथर की माने तो टेल इवेंट ही सब कुछ है, और जिसने ये समझ लिया वो ही सक्सेसफुल हुआ। आप जितने भी वेल्दी लोगों की कहानी सुनेंगे, आपको उनके बारे में यही पता चलेगा कि वो हमेशा टेल इवेंट के बारे में सोचते हैं। जब आपको ये रियलाइज हो जाता है कि बिजनेस में टेल्स ही सब कुछ है, तो आपके लिए फेल होना, बिजनेस का ना चलना, लॉस होना, ये सभी बातें नॉर्मल हो जाती हैं। आपको फेलियर बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं लगता, और आप इसे भी वेल्दी होने का एक पार्ट मान लेते हैं, और आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि फेलियर भी इसी प्रोसेस का एक हिस्सा है। हमारे साथ इशू यही होता है कि हम फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करते। हम पैनिक करने लग जाते हैं। हमें ये लगने लगता है कि हमारे साथ कैसे हो सकता है, हमने तो बहुत मेहनत की थी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मेहनत का रिजल्ट तो हमें हमेशा एंड में ही मिलता है। अगर आप एक अच्छे स्टॉक पिकर हैं तो आपके साथ ये हो सकता है कि कई बार आप स्टॉक पिक करने में गलती कर जाएं, या अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं तो ये आपके साथ बिल्कुल हो सकता है कि आप एक खराब और नॉन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को बेचने लग जाएं। ग्रेट इन्वेस्टर्स पीटर लिंच का ये मानना है कि अगर आप किसी बिजनेस में अच्छे हैं तो यानी आप उस बिजनेस में 10 में से 6 बार करेक्ट होंगे और 4 बार इनकरेक्ट होंगे। यानी आपके 6 डिसीजन सही होंगे तो 4 डिसीजन गलत होंगे। हम अपने ऊपर सही चीज़ों को करने के लिए खुद पर मेंटल प्रेशर बनाने लगते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि हमसे कोई गलती कभी हो ही नहीं सकती। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी फेल हुए थे, और 25 साल क्रिकेट खेलकर भी उनसे कई गलतियां हुई थीं। और अगर ऐसा ना होता तो 664 इंटरनेशनल मैचेस में उनकी 100 सेंचुरी से और कई ज्यादा सेंचुरीज होती। इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर से हमें यही सीखने को मिलता है कि कोई भी हर बार सही डिसीजन नहीं ले सकता। आपको क्या लगता है कि बिल गेट्स, जेफ बेजोस, एलन मस्क हर बार सही ही डिसीजन लेते हैं? नहीं, उनके कई बार कई डिसीजंस गलत भी होते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हमें उनके गलत डिसीजन के बारे में पता नहीं चलता, क्योंकि हम उनकी सक्सेस को ही देखकर चकाचौंध हो जाते हैं। हम में और उनमें बस फर्क यही है कि वो फेलियर को प्रोसेस का एक हिस्सा मानते हैं, उसे खुद पर हावी नहीं होने देते, क्योंकि उन्हें यह मालूम होता है कि टेल इवेंट में फेलियर जरूर मिल सकती है, और उनका फोकस सिर्फ टेल इवेंट पर ही होता है, क्योंकि टेल इवेंट के एंड में सक्सेस उनका वेट कर रही होती है। फ्रीडम फ्रीडम का यही मतलब होता है कि आप कोई भी चीज अपने मन के हिसाब से कर सकें, वो भी बिना किसी की रोक टोक के। और जब आप वेल्दी होते हैं तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। आपको ये आज़ादी मिलती है कि आप अपने पैसों का कुछ भी कर सकते हैं। और जब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है तो आपको हैप्पीनेस भी मिलती है। देखा जाए तो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को इसलिए चुनते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में खुश रह सकें। ऑथर कहते हैं कि हैप्पीनेस एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, और हर इंसान के लिए हैप्पीनेस की डेफिनेशन अलग अलग होती है। एक छोटे बच्चे को भी देखकर हमें खुशी मिल जाती है, और अपने चहेते फिल्म स्टार को लाइव देखकर भी हमें खुशी मिल जाती है। लेकिन अगर हम हैप्पीनेस की कॉमन डेनोमिनेटर की बात करें तो हैप्पीनेस हमें तभी मिलती है जब हमारी लाइफ हमारे ही कंट्रोल में होती है। अपनी लाइफ में हम जब भी कर रहे होते हैं, उसका कंट्रोल जब हमारे हाथ में होता है तो हमें बहुत खुशी महसूस होती है। आप कितना भी ज्यादा पैसे क्यों ना कमा लें, लेकिन अगर आपकी लाइफ आपके अपने कंट्रोल में नहीं है तो आप खुश नहीं हो सकते। वहीं अगर आप कुछ भी ना कमा रहे हों, लेकिन अगर आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है तो आप डेफिनेटली खुश हैं। ऑथर कहते हैं कि अक्सर लोग यही चाहते हैं कि उनकी लाइफ कंट्रोल में रहे, और जब कोई उनसे किसी काम को करने के लिए कहता है तो उन्हें यही लगता है कि उन्हें डिस एम्पावर्ड किया जा रहा है या डोमिनेट किया जा रहा है। उन्हें यह लगता है कि सामने वाला अपनी चॉइस उन पर थोप रहा है, जबकि इंसान के पास खुद ये चॉइस रहती है कि वो दूसरे की चॉइस को हाँ कहे या फिर ना कहे, या फिर सिंपली वही करे जैसा उनसे कहा जाए। जब हम चॉइसेस के इस खेल में फंस जाते हैं तो हमें ये रियलाइज होने लगता है कि फ्रीडम होना कितना जरूरी है, स्पेशली फाइनेंशियल फ्रीडम,
क्योंकि ये आपको चॉइस देती है कि आप अपने टाइम और अपने पैसे से कुछ भी कर सकते हैं। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर डेरेक साइवर्स से जब उनके एक फ्रेंड ने ये पूछा कि वो इतने रिच कैसे हुए, तो इसके जवाब में वो अपनी कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि अपना स्टार्टअप शुरू करने से पहले वो जॉब करते थे और उस जॉब में उन्हें $1800 की सैलरी मिलती थी और वो हर महीने अपनी सैलरी में से कुछ न कुछ सेव करते थे। 2 साल के अंदर उन्होंने $12,000 सेव कर लिए थे। जॉब करने के दौरान उनकी एज 22 साल थी, यानी 22 साल की एज में उन्होंने $12,000 सेव कर लिए थे। $12,000 सेव करने के बाद डेरेक ने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया और जॉब छोड़कर वो एक फुल टाइम म्यूजिशियन बन गए थे। डेरेक को हर महीने म्यूजिक का कोई ना कोई असाइनमेंट मिलने लगा था और असाइनमेंट से मिलने वाले पैसे से वो अपना खर्च चलाते थे। ओवरऑल डेरेक को अब पूरी तरह से फ्रीडम मिल गई थी। उनको किसी चीज़ की कोई रोक टोक नहीं थी और वो अब ऐसे काम से पैसा कमा रहे थे जिसे करके उन्हें बेहद खुशी मिलती थी। डेरेक के दोस्त ने आगे की कहानी पूछी कि फाइनली डेरेक तुम अमीर कब बने। आगे फिर उनके फ्रेंड ने उनकी कंपनी के बेचने का जिक्र करते हुआ कि डेरेक क्या तुम अपनी कंपनी बेचकर अमीर हुए थे। इसका जवाब डेरेक ने बड़ी खूबसूरती से देते हुए कहा था कि कंपनी बेचना तो सिर्फ पैसों का ट्रांजैक्शन था। असल में अमीर वो 22 साल की उम्र में बन गए थे जब वो फुल टाइम म्यूजिशियन बन गए थे। जानी यानी कि हम अमीर असल में तब होते हैं जब हम वो काम करते हैं जिसे करने में हमें मज़ा आता है और उस काम को करने में हमें पैसे भी मिलते रहते हैं। असली फाइनेंशियल फ्रीडम तभी मिल सकती है जब आप वो करें जो आप करना चाहते हैं और उसी को करते हुए आपको पैसे भी मिलते रहें। लोग अक्सर फाइनेंशियल फ्रीडम की तलाश में अपनी जॉब चेंज करते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जॉब चेंज करके उन्हें ज़्यादा पैकेज मिलेगा, जबकि ज़्यादा पैकेज से फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तभी मिल पाएगी जब आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में होगी। अब हम बात करते हैं मैन इन द कार पैराडॉक्स। जब आप किसी को महंगी कार चलाते हुए देखते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि कार चलाने वाला इंसान कितना रिच होगा या उसने इस कार को खरीदने के लिए कितनी मेहनत की होगी, बल्कि आप यही सोचते हैं कि काश ऐसी ही महंगी कार हमारे पास भी होती। और ये एक पैराडॉक्स होता है। अक्सर लोग इसलिए वेल्दी होना चाहते हैं ताकि उन्हें लोग एडमायर कर सकें, लोग उन्हें पसंद करें। और ऐसे लोग इसलिए महंगे कपड़े, महंगी कार, महंगी घड़ियां खरीदते हैं ताकि वो दूसरों को इम्प्रेस कर सकें, दूसरे उन्हें एडमायर करें। बल्कि रियलिटी में दूसरे उनसे इम्प्रेस या एडमायर नहीं होते। उनके महंगे कपड़े, महंगी घड़ियां और महंगी कार देखकर दूसरे लोग अपने लिए एक बेंचमार्क तय कर लेते हैं कि उन्हें भी ऐसी ही घड़ी लेनी है, ऐसी ही महंगी कार लेनी है और ऐसे ही महंगे महंगे कपड़े पहनने हैं। और उनके अंदर भी सेम डिज़ायर होती है कि उनसे भी लोग इम्प्रेस हों और लोग उन्हें भी एडमायर करें। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। इंसान हमेशा से चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, उसे एडमायर करें, उसे ही लोग अपना रोल मॉडल माने। और इसके लिए ज़्यादातर लोग पैसे का सहारा लेते हैं या फिर महंगी चीज़ों को फ्लॉन्ट करके दूसरों का दिल जीतने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्हें भी ये मालूम होता है कि दूसरे भी यही चाहते हैं। वो आपसे और आपकी चीज़ों से इम्प्रेस नहीं होते हैं, बल्कि उनकी खुद की पर्सनल डिज़ायर उन्हें आपसे बात करने के लिए मजबूर करती है। लोगों को पैसे से इम्प्रेस करने से बेहतर है आप उन्हें अपनी ह्यूमिलिटी, काइंडनेस और एम्पैथी से इम्प्रेस करें, क्योंकि इन चीज़ों से बनाया गया इम्प्रेशन लॉन्ग लास्टिंग होता है। आप कितने भी गरीब या अमीर हो जाएं, लेकिन अपने नेचर से आप लोगों को अपनी ओर खींच सकते हैं। वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। हम पैसे को तो अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन वेल्थ को नहीं। वेल्दी होना एक स्टेट ऑफ लिविंग है। जैसे आप हवा को नहीं देख सकते, ठीक उसी तरह आप वेल्थ को भी नहीं देख सकते। आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो महंगी महंगी कार चलाएंगे, लेकिन महंगी कार होने पर भी वो इतने अमीर नहीं होते। वहीं आप ऐसे भी लोगों को देखेंगे जिनके पास नॉर्मल सी कार होगी, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत अमीर होंगे। हालांकि ये भी हो सकता है कि अगर किसी के पास महंगी कार है तो वो एक्चुअल में वेल्दी हो सकता है, लेकिन उस महंगी कार की वजह से उसकी वेल्थ कम हो जाती है। ऑथर ने इस बात को हमें एग्जाम्पल देकर समझाया है कि अगर आपने 1 करोड़ की कार ली है तो इसका यही मतलब हुआ कि आपकी जो वेल्थ थी उससे आपके 1 करोड़ रुपए कम हो गए।
मोस्टली जो वेल्दी होते हैं इसीलिए महंगी कार खरीदना अवॉइड करते हैं। हम अक्सर वेल्थ को देखकर ही जज करते हैं और हमें सामने वाला जैसा दिखता है हम उसी हिसाब से अपना परसेप्शन बना लेते हैं। अगर कोई महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनता है तो हमें यही लगने लगता है कि सामने वाला वेल्दी है, लेकिन हमें पूरी रियलिटी नहीं पता होती। हो सकता है सामने वाले ने कपड़े तो महंगे पहने हैं, लेकिन उसके ऊपर लाखों करोड़ों का डेब्ट हो। मॉडर्न कैपिटलिज्म की वजह से आज लोग आसानी से खुद को वेल्दी दिखाते हैं, जबकि वो एक्चुअल में होते नहीं हैं। लोन लेकर आप भी महंगी कार ले सकते हैं, आलीशान घर बनवा सकते हैं या फिर महंगे कपड़े पहन सकते हैं। ये सब करना आसान है, लेकिन इन चीज़ों को मेंटेन करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। महंगी कार लेंगे तो ईएमआई भी ज़्यादा आएगी और फिर उसका मेंटेनेंस का बिल भी ज़्यादा आएगा। यानी महंगी चीज़ें लेना आसान है, लेकिन उन्हें मेंटेन करना मुश्किल। और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप वाकई में वेल्दी होंगे। इसी तरह सिंगर रिहाना ज़्यादा खर्च करने के चक्कर में बैंकरप्ट हो गई थी, और जिसकी वजह से उन्होंने अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को केस कर दिया था। कोर्ट में एडवाइज़र ने रिहाना से यही कहा कि जब आप महंगी महंगी चीज़ें खरीदेंगी तो एंड में आपके पास सिर्फ महंगी चीज़ें ही बचेंगी, आपके पास पैसे नहीं बचेंगे। अक्सर जब कोई ये कहता है कि वो करोड़पति बनना चाहता है तो उसका यही मतलब होता है कि वो करोड़ों रुपए खर्च कर सके। हम रिच और वेल्दी होने में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। रिच आपकी करंट इनकम बताती है। अगर आज आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं तो आप अमीर हैं, लेकिन वहीं अगर सालों से आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए आते और जाते रहे हों तो आप वेल्दी हैं। आज आप अमीर हैं, हो सकता है कल आप अमीर ना हो। आज आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए हों, लेकिन हो सकता है कल ना हो। सही मायने में वेल्दी कभी हमें दिखाई नहीं दे सकती। वेल्थ एक ऐसी इनकम होती है जो आप कभी खर्च नहीं करते। आज के दौर में हमें रिच इंसान तो मिल जाएगा, लेकिन वेल्दी इंसान नहीं मिलेगा, क्योंकि वेल्दी लोग बहुत ही लो प्रोफाइल तरीके से रहते हैं और ये ज्यादा सोसाइटी में लोगों के सामने खुलकर नहीं आते हैं, और इनके रहन सहन या ड्रेसिंग से आपको अंदाजा भी नहीं लग पाएगा कि ये रिच हैं। डीप डाउन अगर हम देखें तो हर इंसान वेल्दी ही बनना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आज अगर उसके पास करोड़ों रुपए हों तो कल वो करोड़ों रुपए खत्म हो जाए। इंसान यही चाहता है कि उसके पास करोड़ों रुपए हमेशा रहें और ये बढ़ते ही जाएं। इसके अलावा वो ये भी चाहता है कि उन्हें फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी मिले, और ये सभी चीज़ें आपको तभी मिलती हैं जब आपको ये मालूम होता है कि आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स हैं जिसे आपने खर्च नहीं किया है। आप खुद सोचिए कि किस बात से आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। आपके अकाउंट्स में करोड़ों रुपए पड़े हों या फिर आपके अकाउंट से करोड़ों रुपए खर्च हो गए हों। जाहिर सी बात है, आपको इस बात से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं और ये रुपए ऐसे हैं जिन्हें आप खर्च नहीं करना चाहते। जब ये सोच आपके अंदर आ जाएगी तो आप खुद को वेल्दी समझिए, और जब ये सोच आपके अंदर आ जाती है तो आप सच में फ्री और फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। हम इंसान आगे बढ़ने के लिए हमेशा एक रोल मॉडल की तलाश करते रहते हैं, और ऐसा करके ही हम आगे बढ़ भी सकते हैं। अगर आप एक अच्छे ऑथर बनना चाहते हैं तो पहले आपको अच्छे ऑथर को पढ़ना पड़ा होगा। आप अच्छे एक्टर बनना चाहते हैं तो आपको अच्छे एक्टर की मूवीज देखनी होंगी। उसी तरह आपको अगर वेल्दी बनना है तो आपको एक वेल्दी इंसान को रोल मॉडल बनाना होगा। लेकिन हम ये अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं कि कौन वेल्दी है कौन नहीं, और हम किसी को बिना देखे या बिना जाने रोल मॉडल नहीं बना पाते। ज़रूरी नहीं है कि जो देखने में रिच है वो वाकई में रिच हो सकता है वो उतना रिच नहीं हो जितना आप समझते हैं, और जो आपकी नज़र में गरीब दिख रहा है हो सकता है वो वेल्दी हो। इसलिए किसी को क्विकली जज ना करें, स्पेशली किसी को उसकी हैसियत से तो बिल्कुल भी जज नहीं करें। नथिंग्स फ्री। अक्सर हम टीवी पर ऐड देखते हैं कि एक प्रोडक्ट खरीदने पर आपको दूसरा प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री में मिलेगा, और आप जब ये प्रोडक्ट का ऐड देखते हैं तो आप फ्री के चक्कर में उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। लेकिन असल में मार्केट में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। आप जिस प्रोडक्ट को फ्री समझते हैं उसका दाम आप कहीं ना कहीं पहले ही दे चुके होते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें कई चीज़ों की ऑब्वियस प्राइस तब तक नहीं पता होती जब तक हम उस चीज़ को खरीद नहीं लेते या उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं ले लेते। एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक मूवी पैसा वसूल तभी लगती है जब तक आप उसे देख नहीं लेते और जब तक आप उसका एक्सपीरियंस नहीं कर लेते।
मूवी अगर अच्छी है तो पैसा वसूल, और अगर बुरी है तो पैसे वेस्ट। और दोनों ही एक्सपीरियंस को पाने के लिए सबसे पहले आपको मूवी का टिकट लेना पड़ता है। हमें अक्सर दूसरों की जॉब इजी लगती है और हमें यही लगता है कि इसकी जॉब तो बड़ी आसान है, काश इसकी जॉब मैं कर पाता। लेकिन एक्चुअल में उस जॉब को करने में क्या क्या स्ट्रगल्स हैं, ये वही देख पाता है जो उसे कर रहा होता है। हमें दूसरों की जॉब इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उसके स्ट्रगल्स हमारे लिए इनविजिबल होते हैं। हमारे लिए कई ऐसी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस के दौरान हमें टफ लगती हैं, लेकिन थ्योरी में आसान होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हम सक्सेस की क्या कीमत होगी, इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। और जब सक्सेस पाने की हमें कीमत ही नहीं पता होती, तो हम सक्सेस के लिए पे भी नहीं कर पाते, और इसलिए हम सक्सेस भी नहीं हो पाते। सक्सेस पाने के लिए हमें एक कीमत देनी होती है। ठीक इसी तरह एक सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए भी हमें प्राइस पे करना पड़ता है। लेकिन ये प्राइस हमें डॉलर, रुपीस या फिर पाउंड में नहीं पे करना पड़ता, बल्कि ये प्राइस हमें फियर, वॉलेटिलिटी, डाउट, अनसर्टेनिटी, रिग्रेट के फॉर्म में पे करना होता है। और इन प्राइसेस को हम ओवरलुक भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम इन प्राइसेस को रियल टाइम में फील करते हैं। यानी जब हमें डर लगता है तो हम अपने डर को फील कर सकते हैं। जब हमें रिग्रेट होता है, हम वो भी फील कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको अपने लिए कार लेनी हो और आपके सामने 3 ऑप्शंस रखे जाएं, तो आप उन तीनों में से कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? पहला ऑप्शन यह है कि कार आपको 5 लाख में मिल रही है। दूसरा ऑप्शन यह है कि कार आपको सेकंड हैंड मिल रही है 3 लाख में। और तीसरा ऑप्शन यह है कि आप कार चुरा लें। देखा जाए तो तीनों ही तरीकों से कार आपके पास आ सकती है, लेकिन आप तीसरा ऑप्शन तो बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करेंगे। दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए इजी रहेंगे और आप इन दोनों में से एक ऑप्शन को चूज करके कार ले लेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तीसरा ऑप्शन चूज करेंगे। ऐसे लोग प्लान और स्ट्रेटजी बनाते हैं और उन्हें इसका प्राइस भी पता होता है कि कार चुराने पर उन्हें क्या प्राइस पे करना हो सकता है। और उन्हें यह भी पता होता है कि अगर वो नहीं पकड़े गए तो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के उनके पास एक कार आ जाएगी। लेकिन वो कहते हैं कि धन की देवी उसी पर मेहरबान होती है जो उसे ईमानदारी से कमाते हैं। इसलिए कार चुराने वाले देर सवेर पकड़े ही जाते हैं। ठीक यही चीज इन्वेस्टिंग के साथ भी होती है। मॉर्निंग स्टार कंपनी ने कुछ ऐसे टैक्टिकल म्यूचुअल फंड्स को आइडेंटिफाई किया था कि वो मौका पड़ने पर कभी स्टॉक से प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते, तो कभी बॉन्ड के थ्रू प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते। यानी ये म्यूचुअल फंड्स रिटर्न के लिए प्राइसेस नहीं पे करना चाहते थे। मॉर्निंग स्टार की रिपोर्ट की माने तो 2007 के रिसेशन के बाद टोटल 112 टैक्टिकल म्यूचुअल फंड थे, जिनमें से सिर्फ 9 ने ही बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिया था। बाकी म्यूचुअल फंड 60-40 स्टॉक फंड के बीच में ही फंसे रहे। अक्सर हमारे मन में ये सवाल आता है कि जो लोग बड़ी बड़ी कारें, बड़े बड़े घर खरीदने के लिए कोई भी प्राइस पे करने को तैयार रहते हैं, वो लोग जब इन्वेस्टिंग करते हैं तो इतना घबराते क्यों नहीं हैं, या इतना ज़्यादा प्राइसेस पे करने को तैयार क्यों नहीं रहते हैं? इसका यही जवाब है कि इन्वेस्टिंग में आपको रिजल्ट्स फौरन नहीं मिलता है। आपको वेट करना होता है। आप इन्वेस्टिंग के प्राइस टैग को फौरन नहीं देख पाते, जबकि कार और घर लेना इन्वेस्टिंग के कंपैरिजन में लेस टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। जब आपके पास यूटिलिटी बिल आता है तो आप खुश नहीं होते हैं। आपको बिल सज़ा की तरह लगने लगता है। आप हैवी मन से बिल भरते हैं, आपको ये फाइन की तरह लगता है। जनरली हम फीस देने से नहीं घबराते हैं, बल्कि हमें फाइन देने में परेशानी होती है। ठीक इसी तरह अगर हम मार्केट वॉलेटिलिटी को फाइन की तरह न लेकर फीस की तरह लेंगे, तो हमारे अंदर एक ऐसा माइंडसेट डेवलप हो जाएगा जहां पर हम इन्वेस्टमेंट में गेन करने लगेंगे। हमेशा ये ध्यान रखें कि मार्केट रिटर्न्स कभी भी फ्री नहीं होते हैं। जिस तरह बाकी प्रोडक्ट्स के लिए आप पे करते हैं, ठीक उसी तरह आपको इसके लिए भी पे करना होगा। हालांकि आपको इसके लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है, लेकिन आपको मिलेगा वही जितना आप इसके लिए पे करेंगे। आप फ्री में यूज़ करना चाहेंगे तो आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलेगा। आपकी हालत उस चोर की तरह होगी जिसने कार को पाने के लिए उसे चुरा लिया था। इन्वेस्ट करने की फीस को फाइन की तरह मत लीजिए। अगर आप उसे फाइन की तरह लेंगे तो आप इन्वेस्टिंग को एंजॉय नहीं कर पाएंगे।
हमेशा ये ध्यान रखिए कि धन की देवी उसी से खुश होती हैं जो उस धन को कमाने के लिए प्राइस पे कर सके। अगर आप भी वेल्दी बनना चाहते हैं तो आपको उसके लिए प्राइस तो पे करना होगा, और उस प्राइस को आप वेल्दी बनने की फीस समझकर दीजिएगा।